वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 14 सितंबर है, लेकिन आज द हिंदू न्यूज़पेपर तो जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए स्पेशल 4 टॉपिक्स में लेकर आया हूं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसका नाम है MILEX यानी कि मिलेक्स। इसका मतलब होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। यह बिम्स्टेक के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्क्रीन के ऊपर आप 7 कंट्रीज के फ्लैग्स देख रहे हैं। इसमें भारत है, फिर श्रीलंका है, और भूटान है, नेपाल है, और बांग्लादेश है। तो ये हो गए 5 ऐसे देश जो दक्षिण एशिया के देश हैं। इसके साथ 2 और कंट्रीज हैं, एक है म्यांमार और दूसरा है थाईलैंड। ये जो दोनों देश हैं ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। इसी के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो सार्क का ग्रुप है SAARC, और दूसरा जो ग्रुप है जिसमें 10 मेंबर हैं जिसको कहते हैं आसियान। अब इनके फुल फॉर्म क्या है अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको ढूंढिए, इसके फुल फॉर्म को, आसियान और सार्क को, इनके मेंबर कंट्रीज को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ये जो बिम्स्टेक है ये दोनों सार्क और आसियान को जोड़ने वाला एक ग्रुप है कि ब्रिज के तौर पर ये काम करता है। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर नजर डालें तो बिम्स्टेक रीजन की टोटल पॉपुलेशन जो है ये है 1.5 बिलियन। टोटल पॉपुलेशन जो दुनिया की है उसका 22%, तो आप कह सकते हैं 1/5 पार्ट जो है रफली स्पीकिंग अप्रोक्सीमेटली ये बिम्स्टेक के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। टोटल अगर जीडीपी के ऊपर नजर डालें तो ये जितने भी देश हैं 7 कंट्रीज की जीडीपी को मिला लीजिए तो 2.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ये सारे बिम्स्टेक की। और पिछले 5 सालों से अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज ये जो बिम्स्टेक के नेशंस है, बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं, तो इनका ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% के रेट से आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमी वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर हो रहा है। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन गई है क्योंकि पहले तो ये भारत में होने वाली है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये पहली जो मिलिट्री एक्सरसाइज बिम्स्टेक के फ्लैग के नीचे होने वाली थी या फिर ये ग्रुप करने वाला था। तो इसमें नेपाल ने एक डिसीजन लिया है। नेपाल ने ये बताया है कि नेपाल इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लेने वाला है। सितंबर 2018 के एंड में, यानी कि इसी मंथ के एंड में, नेपाल जो है ये 12 दिनों की एक लंबी एक्सरसाइज चाइना के साथ करने वाला है, मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन बिम्स्टेक के साथ नहीं करने वाला है। तो इसका मतलब यही है कि नेपाल शायद ये नहीं चाहता कि बिम्स्टेक जो हैं वो इस एरिया में, यानी कि सिक्योरिटी के एरिया में एक प्री डोमिनेंट के तौर पर आगे आए। और आपको पता है कि ये सारे देशों को आप ले लीजिए, इनमें सबसे बड़ा जो देश है वो है भारत। ये बिम्स्टेक की बात हम कर रहे हैं। तो अगर ये एक्सरसाइज भारत में हो रही है या फिर दूसरे जो देश हैं वो मिलकर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं तो शायद नेपाल इस चीज़ से कुछ खफा है या फिर वो इतना हैप्पी नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो ये भी हमें दिखाती है, अगर वो रीड बिटवीन द लाइन्स जो कहते हैं, अगर हम चीज़ों को समझ पाएँ, कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ, तो नेपाल जो है वो हमसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और चाइना के और ज़्यादा करीब आता जा रहा है। ऐसा क्लियरली इस चीज़ से हम समझ सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट जब से आई है तब फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। बहुत सारी नई चीज़ें हमने देखी है फॉरेन पॉलिसी में। लेकिन नेपाल की बात करें या फिर दूसरे कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि मालदीव्स की बात करें, नेपाल की बात करें, तो ये सारे देश जो हैं उनके ऊपर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है वो इतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई है। अब इसके पीछे ये भी एक रीज़न है, मिलेक्स में से निकल गया, या फिर मिलेक्स के पीछे तो चाइना एक रीज़न है, या फिर बिम्स्टेक में जो इंडिया का रोल है वो एक रीज़न हो सकता है। लेकिन नेपाल के साथ जो हमारे रिलेशनशिप बिगड़े हैं वो 2015 में हम इंसिस्ट कर रहे थे उनके एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि भाई आप इसको अडॉप्ट कर लीजिए। और दूसरी जो चीज़ है वो मदेसी ब्लॉकेड हुआ, चीज़ें जो हम सप्लाई करते थे उस चीज़ों को हमने कुछ टाइम के लिए ब्लॉक किया था। तो ये चीज़ जो है वहाँ की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आज भी भारत से खफा हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए उन्होंने, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रोटेस्ट किया और फिर वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। हम जितनी भी गलती करते हैं वो सारी की सारी गलती जो है वो चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है।
और चाइना के पॉकेट्स जो हैं ये काफ़ी डीप है, यानी कि उनके पास पैसे हैं और ये पैसों के बूते पर वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए, अब बड़े प्रोजेक्ट्स में भी ये हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा कश्मीर का पोर्शन है, उसमें से निकलता है। तो ये चीज़ के ऊपर काफ़ी चीज़ें बात की गई है मीडिया में कि शायद ये पाकिस्तान के लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ये हो रहा है कि इससे पाकिस्तान को कम फ़ायदा है और चाइना को ही फ़ायदा है। और फिर ये जो पैसे हैं, कुछ $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसका ब्याज भी उनको पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, पैसे भी वापस देने हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक बुरा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। मलेशिया एक ऐसा देश है, आसियान का देश है। अगेन, मलेशिया और चाइना के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मलेशिया भी आजकल थोड़ा बहुत चिंता में है, खास करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम सच में नेपाल के साथ अपने रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, दैट वी शुड इन्फॉर्म नेपाल अबाउट दिस। पाकिस्तान, मलेशिया और दूसरे जो देश हैं उनकी क्या हालत हो रही है। आप हम्बन तोता को ले लीजिए, 99 ईयर्स के लिए ये जो श्रीलंका का एक पोर्ट है, अब चाइना उसको संभालने वाली है। इंडिया की दूसरी भी गलती हुई है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे कि पंचेश्वर है, अरुण 3 है, अपर करनाली है, इसके अलावा दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सालों से पेंडिंग है, धीरे धीरे इसके ऊपर काम चल रहा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से ज़मीन से घिरा हुआ है, भूटान भी एक ऐसा देश है, और भारत और बांग्लादेश के पास सी का एक्सेस है, जो समंदर है उसका एक्सेस है हमारे पास। तो फिर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो फ्रेमवर्क था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट का, वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं चल रहा है। तो ये सारी बाधाएं हैं, अगर उनको हमें उनको नहीं हटाया ये सारी चीज़ों को, तो फिर रिलेशनशिप ख़राब हो गए। उन सारे देशों को ये ही लगेगा कि भाई हम बड़ी बातें करते हैं लेकिन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो एक रास्ता है इसके लिए, रास्ता ये है कि हम प्राइवेट कंपनीज जो हैं हमारे देश की, इंडियन प्राइवेट कंपनीज को ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करने के लिए दे दें। सबसे जो बेस्ट कंपनी होती है तो वे सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करें। और दूसरी एक चीज़ है वो ये भी आ रही है कि थाईलैंड ने भी ये कंफर्म किया है कि वो भी अपनी आर्मी नहीं भेज रहा है, सिर्फ ऑब्जर्वर्स को भेज रहा है। तो ये जो चीज़ हो रही है, तो इट इज़ बेटर कि हम बैठें, सोचें और एनालाइज करें कि ये दोनों देशों ने ये स्टेप जो लिया है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बिम्स्टेक को हमें कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो यूपीएससी का पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्स है, ये सिर्फ 22,500 रुपीज़ में अवेलेबल है। इनकी सारी जानकारी आपको studiiq.com के ऊपर से मिल जाएगी। अगर आप यही हमारे पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्स को ट्रेडिशनल कोचिंग क्लासेस के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर ऑन एन एवरेज आपको 2 लाख रुपए फीस पे करनी पड़ती है। आज के लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के ऊपर से मिल जाएगी। दूसरा जो आज का टॉपिक है, ये एक प्रश्न है कि क्या शीत युद्ध जो है ये वापस आ गए हैं, क्या ये फिर से जिंदा हो गए हैं? कोल्ड वॉर रिटर्न्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? अब कोल्ड वॉर जो है, शीत युद्ध, ये बेसिकली यूएसएसआर राइट और यूएसए के बीच में चल रहे थे। कुछ 50s से लेकर 1991 तक चले, फिर यूएसएसआर जब ब्रेक डाउन हो गया राइट, उसके बाद ये शीत युद्ध जो है वो ख़त्म हो गए। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जिस प्रकार से दुनिया की एक हालत है, खास करके बड़े बड़े पावर्स के बीच में जो भी चीज़ चल रही है, और ये एक डिसीजन लिया है रशिया और चाइना ने, कुछ टाइम पहले डिसीजन लिया था, और आज ये न्यूज़ में इसलिए हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसकी शुरुआत कर दी है। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया में हो रही है और उसमें चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है। खास करके जब से ये यूक्रेन की क्राइसिस हुई है, यूक्रेन का ये पोर्शन है क्रीमिया, तो रशिया ने कुछ सालों पहले इस क्रीमिया के जो पोर्शन, ये जो पूरा एरिया है उसको अपने कब्जे में ले लिया और डिक्लेयर कर दिया कि ये रशिया का ही पार्ट है। तो इससे यूक्रेन तो परेशान हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सारे रशिया से नाराज़ हो गए। अब आप सोचेंगे तो ये तो नाराज़गी बहुत लंबे टाइम से चल रही है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? रशिया एक गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है और यहाँ पर पाइपलाइंस हैं, बहुत सारे देशों तक वो पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुँचाता था। लेकिन अब उस टाइम के बाद उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, ये यूरोपियन या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड ने, कि अब रशिया से कोई भी चीज़ हम नहीं मंगवाना चाहते। तो फिर चाइना एक ऐसा देश है जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और रशिया ऐसा एक देश है जो
एनर्जी उनके पास बहुत ज़्यादा है, गैस और दूसरी चीज़ें। और रशिया और चाइना जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो फिर एक नई ट्रेड पैक्ट शुरू हुई। जो हालात थे, इन हालातों ने दोनों देशों को नज़दीक लाकर रख दिया। अब बहुत लंबे टाइम से, चाहे ये यूरोप के अलग अलग देशों की इंटरनल अफेयर्स हों या फिर डोमेस्टिक अफेयर्स हों, और इसी के साथ अमेरिका में भी बहुत लंबे टाइम से रशिया जो है वो किसी ना किसी तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश करता रहता है। अब इन दोनों देशों में एक चीज़ ये है रशिया और चाइना में, कि रशिया जो है ये मिलिटरीली बहुत ही एडवांस्ड है, और चाइना जो है इनके पॉकेट्स काफ़ी डीप है। तो यहाँ पर इकोनॉमी और आप कह सकते हैं मिलिटरी का, दोनों का शक्ति और ये जो पैसे हैं, इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर आपको एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, और ये एक बहुत ही डेंजरस फिट है दुनिया के लिए। दूसरी जो चीज़ है कि इस लॉक को कैसे तोड़ा जा सकता है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, यूरोप की बात करें, तो थोड़े टाइम पहले फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन साहब, तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा था यूरोपियन यूनियन के देशों के सामने कि एक यूरोपियन डिफेंस फोर्स को कंडक्ट की जाए, राइट। नाटो जैसे हैं तो उसी तरह से एक यूरोपियन डिफेंस फोर्स जो यूरोप के देशों की रक्षा करने के लिए यूनिटी स्ट्रेंथ, सारे देश जो हैं अपनी अपनी बेस्ट चीज़ें लेकर आएंगे ताकि यूरोप के देशों की रक्षा की जाए। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे देश हैं जो कंट्रोल मीन्स वो उनके पास उतना कंट्रोल नहीं रहता है कि ऐसा रशिया जैसा बड़ा देश अगर उनके ऊपर ऐसा कोई आक्रमण करता है, या फिर उनकी ज़मीन जो है या फिर उनका पोषण जो है वो यूनिलैटरली यानी कि खुद ही ऐसा डिक्लेयर कर दे, तो फिर वो डिफेंड नहीं कर पाते। तो एक बड़ी फोर्स ऑफ कोर्स इसको डिफेंड कर पाती है। अब भारत को कहाँ पर खड़े रहना चाहिए? भारत को किसी भी मसले में अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे रिलेशनशिप रशिया के साथ भी अच्छे हैं, चाइना के साथ ये वुहान में मीटिंग हुई उसके बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और हम एक ऐसे देश हैं, ये जो झगड़े चल रहे हैं ये सारे देशों के बीच में, तो इसमें भारत का बहुत फ़ायदा है। आपको लगेगा कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? फ़ायदा है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो डिप्लोमेट्स हैं उनका मेन जॉब यही है कि भारत के हित में जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको करनी है। तो अगर ये रशिया और चाइना और यूएसए और दूसरे जो देश हैं ये एक दूसरे के से नाराज़ हैं, तो फिर हम अपने आप को एक साइड स्टेप कर लें, थर्ड पार्टी बन जाए, इन झगड़ों में ना पड़े, ए और बी के झगड़ों में रेफरी बन सकते हैं, या तो फिर हम सारे के सारे देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रख के हमारे जो एजेंडा है कि भाई गरीबी को हटाना है, डेवलप होना है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना चाहिए। तीसरा जो टॉपिक है ये माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक रिपोर्ट है जिसका एक इंडेक्स है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, और ये निकालता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अब जहाँ तक हम मोटापे की बात करें तो 5 साल से कम के बच्चों के ऊपर ये जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है उसमें आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि मोटापा काफ़ी बड़ा है हमारे देश में। इसी के साथ साथ जो एक्सट्रीम थिननेस है यानी कि बहुत पतला होना, तो इसके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे देश में। कुपोषण की अगर बात करूं तो टोटल 14.5% जो हैं इसके शिकार हैं। फिर मोर्टालिटी यानी कि 5 साल के कम की, हम यहाँ पर 5 साल के कम के बच्चों की बात करें, राइट, उम्र के 5 साल के कम के उम्र की बच्चों की बात करें, तो अंडर नरिशमेंट इसमें है 14.5। मोर्टालिटी यानी कि मृत्यु जो है वो 5% है। वेस्टिंग यानी कि उनका जो वेट है अपनी हाइट के हिसाब से कम है, तो ऐसे 21% है। और स्टंटिंग की बात करें, स्टंटिंग यानी कि उनकी एज के मुताबिक उनकी हाइट जो है वो इतनी बढ़ती नहीं है, तो 38.4% है। तो ये सारे बड़े बड़े आंकड़े हैं हमारे सामने और ये सारे आंकड़े एक्सेप्टेबल नहीं हैं। अगर हम इसी चीज़ को चाइना के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर 1.1, 1.8, 6.3 ऐसे आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए 21, 38 एक्सेट्रा। तो अब इस चीज़ को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा कि बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो रही है और आगे चलकर और ज़्यादा हो सकती है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम, क्योंकि फसल अगर इतनी ज़्यादा पैदा नहीं होगी तो फिर डिमांड जो है वो वही रहेगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो पैसे और ज़्यादा हो जाएंगे उसी प्रोडक्ट के, जैसे कि गेहूं के। तो फिर जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये जो एक दुष्चक्र है वो घूमता ही जाएगा। इनफैक्ट इसको और ज़्यादा स्पीड मिलेगी।
तो क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए हमें खेतीबाड़ी करनी होगी। इसके अलावा अलग अलग देशों में जो ये सिचुएशन चल रही है युद्ध की या फिर ट्रबल चल रहा है, जैसे कि येमन है, सीरिया है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का जो एरिया है, तो हमारे देश में भी कोई बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं पर नक्सलवाद है तो कहीं पर आतंकवाद है, तो इस वजह से भी ये चीज़ होती रहती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ पर हैं, सबसे मूलभूत कारण जो है वो है एक्सेस टू एडिक्वेट फूड, यानी कि पर्याप्त खाना नहीं मिलता, बैलेंस्ड फूड नहीं मिलता। दूसरा जो है वो है हमारे यहाँ पर गंदगी बहुत है, सैनिटेशन नहीं है, हाथ नहीं धोए जाते या फिर खुले में शौच, तो ये सारी चीज़ों से भी जो बच्चे प्रभावित होते हैं। मक्खी जो है वो उनके खाने पर बैठती है और उसके बाद उनको ये डिजीज़ हो जाता है, वोमिटिंग होती है, फूड पॉइजनिंग, और ये सारी चीज़ों से फिर वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो हम जापान से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। जापान जो है वो होलसम, यानी कि एक स्कूल में और जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बैलेंस्ड डाइट दिया जाता है, जंक फूड और ऐसी सारी चीज़ें सर्व नहीं की जाती। और जापान के अगर ओबेसिटी यानी कि मोटापे की बात करें तो वहाँ दुनिया के सबसे कम रेट इन द सेंस सबसे कम ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से मोटे हैं। और मोटा होना भी एक गलत बात है, और ये चीज़ आजकल गलत इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मोटा होना, व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट स्टीरियोटाइपिंग, या ऐसी कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक अनहेल्थी है। बहुत पतला होना भी अनहेल्थी, तो इसी वजह से अगर अनहोलसम डाइट कोई है, अगर किसी के हार्मोन्स ऐसे हैं या फिर पेरेंट्स ही हेल्थी हैं, तो फिर उनका एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अनहेल्थी डाइटरी हैबिट्स हैं, जंक फूड और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उसके बाद अगर वेट बढ़ता है तो दैट्स ए नेगेटिव थिंग। तो जापान में ये चीज़ नहीं है, तो उनसे हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो कैटर किया जाए। थोड़े टाइम पहले जो मेनका गांधी जी का एक स्टैंड था, और आपने देखा कि कैसे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने इसको डिफेंड किया। डिफेंड इन द सेंस कि ये बताया मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने पीएमओ को लिख कर के जो पैकेट फूड है वो नहीं दिया जाए, जो कुक्ड फूड है वो दिया जाए, ताकि बच्चों की हेल्थ इंप्रूव हो। तो ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट जो आज का टॉपिक है ये डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे मिले हैं जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि डिजिटल इंडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्यूचर में कभी भी मेंस में अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है तो आपके पास अगर कुछ फैक्ट्स होंगे तो आप उसको ईजिली टैकल कर पाएंगे। अब जैम ट्रिनिटी के बारे में आपने सुना होगा, यह है जनधन, आधार और मोबाइल। तो ये जो जैम ट्रिनिटी है, ये तीन चीज़ों को अगर हम मिला लें और उसके ऊपर से जो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की फैसिलिटी हमने शुरू की है, तो उससे हमारे देश ने कुछ 90,000 करोड़ रुपीस जो हैं ये बचाए हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि डिजिटल ये जाम टेक्नोलॉजी के या फिर जाम ट्रिनिटी के वजह से कुछ 300 ऐसी सर्विस हैं, और डिजिटल इंडिया में जो इंटरनेट का एक एक्सपांशन हुआ है तो इसे 300 सर्विसेज अब ग्रास रूट लेवल पर दी जाती हैं। 2 लाख ग्राम पंचायत जो हैं उनको 300 जितनी सर्विसेज ये कॉमन सर्विस सेंटर्स में से प्रोवाइड की जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, तो 124 बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि बाहर की जो कंपनी है, यूएसए यूके की कंपनीज ने यहाँ पर कॉल सेंटर्स और दूसरी चीज़ें लगाई हैं। बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल इंडिया की वजह से इंटरनेट का एक एक्सपांशन हुआ, जैसे हमने बात की। तो ऐसे 101 ऐसे छोटे छोटे टाउन हैं जहाँ पर ये 124 बीपीओज हैं। तो अलग अलग टाउन में जॉब्स जनरेट हुई हैं। फिर डिजिटल इंडिया के कंटेक्स्ट में ही देश ने नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर भी एक इम्पोर्टेंट स्टैंड लिया था। G20 के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे जो आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद साहब, तो उन्होंने ये भी चीज़ बताई थी कि किसी भी प्रकार का ये अगर आतंकवाद है या फिर ये वायोलेंस जो हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं, उनके प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ किया जा रहा है, तो वो चीज़ भारत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा भारत की स्ट्रेंथ देखिए, हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़, इनमें से 121 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, 122 करोड़ के पास आधार कार्ड है, नियरली 50 करोड़ जितने जो लोग हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। आने वाले टाइम में
ये जो 50 करोड़ है उसका ये जो नंबर है वो भी बढ़ने वाला है ऑफ कोर्स। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है और समवेयर अराउंड 200% इसमें हमें उछाल देखने को मिला है, पर्टिकुलरली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो डबल हो गई है, खास करके ये जो ई कॉमर्स वाली सिस्टम है तो ये 19% पर एनम से ये ग्रो हो रहा है। तो आने वाले टाइम में हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है हमारा सपना, वो भी मीन्स $1 ट्रिलियन तो है ही, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। और इसी के साथ साथ आने वाले कुछ 3-4 सालों का एक टारगेट रखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हमें एक ट्रिलियन तक पहुंचाना है। तो ये भी हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सपांशन। डिजिटल इंडिया इज डूइंग वेल सो फार। और सिलिकॉन वैली, जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली है, तो आपको पता है कि वहाँ पर भी बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं। तो एक और चीज़ है कि यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, राइट। वी हैव टू प्रोवाइड राइट प्लेटफॉर्म। जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जितने अलग अलग देशों में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि सिलिकॉन वैली का एक कल्चर है, ऐसे दूसरे भी देश हैं जैसे कि फिनलैंड इसमें आगे हैं। तो अगर इन सेक्टर में वो सारे देश आगे हैं तो वहाँ से बेस्ट चीज़ों को हम सीखें और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको नया नया चांस दें, तो काफ़ी नए इनोवेशंस आएंगे। 5G 6G एक्सेट्रा, आपने लाईफाई के बारे में सुना होगा। तो ये सारे इनोवेशंस जब आएंगे तब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन तो हैं, आज आधार कार्ड भी हैं, तो आधार मोबाइल आ जाएगा, फिर डेटा के साथ हम उसको जोड़ दें तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हम उनको पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहला जो है वो ये है कि रंजन गोगोई साहब जो हैं वो हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। हमारे जो करंट दीपक मिश्रा साहब हैं वो 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा सेकंड जो आइटम है वो है कि प्रधानमंत्री साहब ने एक अशारा मुबारका, ये जो एक बोहरा कम्युनिटी है तो उनका एक त्यौहार है, तो उसमें उन्होंने वो हिस्सा लेने वाले हैं आज। और तीसरा जो है वो ये है कि चंद्रयान 2 जो प्रोग्राम है उसका एक इम्पॉर्टेंट डिटेल आपके सामने है कि ये जो चंद्रयान 2 है वो लैंड होने वाला है मून के दक्षिणी ध्रुव में, यानी कि साउथ पोल में, मून के साउथ पोल में ये लैंड होने वाला है। तो दैट्स ए फर्स्ट टाइमर, पहली बार ऐसी चीज़ होगी। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं वो रशिया पहुंच गए हैं। वहां पर ये इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन IRIGCTEC, तो इसके ऊपर बात होने वाली है। और इसके पहले वो जब वहाँ पर रशिया जा रहे थे तो उसके पहले उन्होंने अशबागाद, जो तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है, तो वहाँ पर भी एक स्टॉप ओवर किया था और वहाँ पर उनके जो काउंटर पार्ट यानी कि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ भी मुलाकात की थी। कल आपको जो मैप बेस्ड प्रश्न पूछा था तो उसका आंसर है चेगोस आइलैंड। और आज आपका जो मैप बेस्ड प्रश्न है वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे रेड सर्कल्स हैं। तो ये सारे रेड सर्कल्स जो हैं उनका क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। और ये रहे आपके 2 आंसर्स और ये रहा राइट आंसर। मॉरिशियस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस फ्लैग। आपके लिए 2 प्रश्न भी हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कल प्रिंट हो जाएगा द हिंदू, तो कल फिर से हिंदू को ही कंटिन्यू करेंगे। आज कंटिन्यूटी मेंटेन रहें इसीलिए ये लेक्चर लेकर आया हूँ। आशा रखता हूँ कि आज का ये जो मेरा एक प्रयास था वो आपको पसंद आया होगा। डू लेट मी नो अबाउट इट एंड हिट द लाइक बटन, शेयर दिस लेक्चर विथ अदर स्टूडेंट्स एज वेल। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।